चले तो बेटा असल में मैंने आज आप लोगों को कराना है मई जून 2022 पेपर 1-2। अब जरा देखते हैं कि भाई इस पेपर में क्या हो रहा है क्या नहीं। हम्म, पहला सवाल ही क्या बड़ा सिंपल सा है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है भाई, अब इन्होंने कह दिया कांस्टेंट ए निकालो। पहली बात ये कि एक्स की पावर 4 का इसका कोफिशिएंट क्या होगा भाई। अगर मैं इसको चेक करूं 3 प्लस एक्स रेस टू पावर 5, अगर मैं बात करूं इसकी कोफिशिएंट ऑफ x4 की, वो कौन सा टर्म होगा भाई। फर्स्ट टर्म तो सीधा सीधा एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, बेटा फिफ्थ टर्म होगा। सही है। अब अगर मैं इसकी बात करूं T1, T2, T3, T4, T5, यानी कि फिफ्थ टर्म चाहिए। फिफ्थ टर्म है तो बेटा हमारा सी का सबस्क्रिप्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5C4, 3 की पावर 5 - 4, एक्स की पावर 4। बेटा 5C4 इज 5, ये 3 हो गया और x4, तो बेटा ये क्या हो गया 15 एक्स रेशो पावर 4। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब बेटा मैं अगर इसको कंसिडर करूं 2x प्लस ए ओवर एक्स रेशो पावर 6, इसमें मुझे अगर चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, भाई इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो होगा एक्स की पावर 6, यानी कि 2x की पावर 6 है ना। जो सेकंड टर्म होगा यहाँ पे 5 हो जाएगी पावर, और ए ओवर एक्स के ऊपर पावर 1 हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म है 6, सेकंड टर्म है एक्स की पावर 4, फिर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2, विच मीन्स द थर्ड टर्म। अब बेटा बात हो रही है यहाँ पे थर्ड टर्म की। थर्ड टर्म में बेटा सी का सबस्क्रिप्ट क्या होता है, 2 होता है। तो आप लोग क्या कह देंगे यार, 6C2, 2x की पावर 6 - 2, ए ओवर एक्स के ऊपर पावर 2। बेटा 6C2 क्या होता है, 15 होता है। सही है। और 2 की पावर 4 होता है हमारा 16, 16 एक्स की पावर 4, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। सही है बेटा। 15 × 16 240 होता है। सही है, ये हो जाएगा बेटा 240 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इन्होंने क्या कह दिया, दोनों कोफिशिएंट्स बराबर हैं, एक का x4 का और एक का x स्क्वायर का। तो दिस मीन्स कि हम लोग ये बात कह सकते हैं 15 इज बेसिकली इक्वल टू 240 ए स्क्वायर। सही है बेटा। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15/240, 15/240। बेटा कोई मेरी हेल्प कर सकता है, 15/240 क्या होता है, और उस पर फिर रूट भी लेना है हमने। बेटा इस पे फिर रूट भी लेना है, तो ए आर एस 0.25। ठीक है, मैं फिर भी अगर कोई बच्चा कहता है, मैं ऐसे अभी जो है ना आप लोगों की वीडियो थोड़ी सी देर में पॉज करके अपना कैलकुलेटर भी ले ही आता हूँ ना बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने तो 240 रूट ऑफ आंसर, ठीक है, 1/16 का। सही है। खैर, अब बेटा इसके बाद हमने क्या करना है, अगला सवाल। द सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 10 and 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सेकेंड टर्म क्या है आपके पास 10, थर्ड टर्म क्या है ए आर स्क्वायर इज 8। फाइंड द सम टू इंफिनिटी। तो यार एक मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर की जगह ए आर इंटू आर इज इक्वल टू 8। ए आर की जगह 10 डॉट आर इज इक्वल टू 8। तो बेटा आर क्या आ गया 0.8, आर आ गया है बेटा 0.8। तो a इंटू 0.8 इज इक्वल टू 10। तो बेटा a क्या आ जाएगा 12.5। बेटा a आ जाएगा 12.5। इन्होंने क्या मांगा है, सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी क्या होता है, a/1 - r, यानी कि 12.5
अपॉन 1 माइनस 0.8 यानी कि 12.5 डिवाइड बाई 0.2। बेटा कोई हेल्प कर सकता है मेरी? हाँ बस सही है बेटा, थैंक यू। 62.5 आ गया। चलें आगे जरा अब हम लोग कहानी देखते हैं और थोड़ी सी। इसका और कोई पार्ट नहीं है, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, आपके पास बेटा डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये एक इस पॉइंट से गुजर रहा है, इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालो। तो बेटा आप लोग क्या करते हैं, आप दोनों साइड पे इंटीग्रल ले लेते हैं। जब भी डी वाई बाई डी एक्स हो तो आप दोनों साइड पे बेटा इंटीग्रल ले लेते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 3 4x - 7 रेज़ टू पावर हाफ माइनस 4x की पावर माइनस हाफ डॉट डी एक्स। तो बेटा यहाँ पे तो डी एक्स जन्नत, डी और इंटीग्रल जन्नत, y बच रहा है। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, 3 4x - 7। बेटा हाफ प्लस 1 इज वॉट, 3/2। डिवाइड मैंने किससे कर दिया, 3/2 से। मजीद आप बेटा ब्रैकेट के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं विच इज 4। फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 माइनस हाफ प्लस 1 इज प्लस हाफ डिवाइड बाय हाफ। अच्छा अब एक काम करते हैं, प्लस सी तो लिखना है, ये 3 और ये 3 जन्नत में गया, ये और ये 2 बचा खाली। तो मेरा बच्चा y क्या आ रहा है आपके पास, 4x - 7 रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइड बाय 2 माइनस 8√x प्लस सी। ये आ गया। अब बेटा पॉइंट क्या दिया हुआ है, 4 और 2.5 ना, 4 और 2.5 दे दिया है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, y की जगह 5/2 डाल देंगे और यहाँ पे x की जगह 4 डाल देंगे। 3/2 डिवाइड बाय 2 माइनस 8, 4 की पावर हाफ प्लस सी। तो बेटा ये तो हो गया भाई 2.5। 4 4 जा 16, 16 माइनस 7 बेटा, 16 माइनस 7 इज 9। 9 के ऊपर रूट करूं 3, 3 का क्यूब 27/2 माइनस 8 2 जा 16 प्लस सी। सही है बेटा। 27/2 क्या होता है बेसिकली यार, सी इज इक्वल टू 2.5 प्लस 16 minus 27/2 is basically 13.5। अच्छा 2.5 minus 13.5 is 11.5 minus 11। तो बेटा C5 आ जाएगा, C आ गया 5। तो बेटा इक्वेशन ऑफ द कर्व हमारे पास क्या बन गई, y इज इक्वल टू 1/2 4x - 7 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 8√x प्लस 5। इक्वेशन ऑफ द कर्व आ गए हमारे पास, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं इसका क्या है। अच्छा इसका अगला पार्ट है ही नहीं, सिर्फ ये इतना सही था। द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बेटा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रोग्रेशन टर्म दे दिया है। कांस्टेंट के निकालो भाई, एपी है, फर्स्ट टर्म के है। अच्छा एक बात सुनो, इन तीन टर्म से मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ। डिफरेंस में चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या मैं अगर चाहूँ तो डिफरेंस हो सकता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो बेटा मैं डिफरेंस हमारा एक तरफ 5k भी आ रहा है और यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 - 5k। डिफरेंस दो अलग अलग आ रहे हैं, सही है। डिफरेंस तो सेम ही होना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर दो भाई। 5k इज इक्वल टू 6 - 5k। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 10k इज इक्वल टू 6। तो बेटा आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 0.6। कोई मसला ही नहीं, दो नंबर भी दे दिए इन्होंने। कि बेटा डिफरेंस तो आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, इट्स द सेम। फिर उसके बाद फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। भाई अगर पहले 30 टर्म्स चाहिए प्रोग्रेशन के, सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स, तो पहले हमें डिफरेंस चाहिए। भाई डिफरेंस क्या था हमारा, 5k, k की जगह आ गया 0.6। बेटा 5 इंटू 0.6 क्या होता है मेरा बच्चा, 5 इंटू 0.6 3 हो जाएगा।
सही है। फिर उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टर्म है, भाई फर्स्ट टर्म हमारा के यानी कि 0.6, सेकेंड टर्म हमारा क्या है 6 के, 6 इंटू 0.6। तो हमारी प्रोग्रेशन क्या चल रही है भाई, 0.6 कॉमा 6 इंटू 0.6। बेटा क्या होता है 6 इंटू 0.6? वैसे मुझे सेकेंड टर्म की जरूरत तो नहीं होगी, बट फिर भी 3.6। अच्छा अब एक बात सुनो, सम ऑफ 30 टर्म्स चाहिए ना। एस टिल 30 इज वॉट, 30/2, 2a प्लस 30 - 1 इंटू डी तो हमारा 3 आया था। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 15, 2 इंटू 0.6 इज 1.2, 29 इंटू 3, 29 इंटू 3, वैसे तो मुझे पता है 87 है, हाँ बस 87 ही है, 87। तो बेटा सम ऑफ 30 टर्म्स क्या आ रहा है, 1.2 प्लस 87 इंटू 15, 1323, 1323 आ गया। सही है बेटा, कोई मसला ही नहीं है। ये हमारे पास बेटा ये भी सवाल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं बेटा। 5 में क्या हो रहा है, एक कर्व की इक्वेशन दे दी है और आपसे क्या कह दिया अब इन्होंने इस कर्व की इक्वेशन को लेके कि द कर्व एंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस वेयर के एंड ए आर कांस्टेंट्स। गिवन दैट given that curve and the line intersect at the points with x coordinates 0 and 3/4, find the value of k and a। भाई दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सही है। तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। बेटा इक्वेट करा कैसे, 4x² माइनस के एक्स प्लस k² अपॉन 2 इज इक्वल टू x माइनस ए। बेटा इक्वेट कर दिया दोनों को। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x² माइनस एक्स के प्लस 1। बेटा मैं स्टेप खा गया हूं, वैसे तो ये स्टेप ये बन रहा है 4x² माइनस के एक्स माइनस एक्स प्लस ए प्लस k² बाय 2 इज इक्वल टू 0। मैंने बेटा -x कॉमन ले लिया तो k+1 हो जाएगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस a प्लस k² बाय 2 इज इक्वल टू 0। सही है मेरा बच्चा। अब हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है, इन्होंने कह दिया कि भाई इसके रूट्स क्या हैं, 0 और 3/4, यानी कि x की वैल्यूज दे दी है ना। तो एक बार आप क्या करोगे, x की वैल्यू की जगह 0 डाल दो, एक बार x की जगह 0 डाल दो। 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 इंटू k+1 प्लस a प्लस k² बाय 2। तो बेटा ये क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू -k² बाय 2। ए आ गया आपके पास बेटा, बड़े आराम से यहाँ पे ए आ जाएगा अब आपके पास, ठीक है। अच्छा वैसे तो k² जगह जगह यूज हुआ नहीं, बल्कि के भी यूज हुआ है। ए कोई सब्जेक्ट बनाता है, बना लिया भाई हमने ए को सब्जेक्ट, छोड़े, ए को सब्जेक्ट बना लिया। और एक बार हमसे क्या बोला इन्होंने कि भाई हमारा रूट क्या है 3/4। अब एक्स की जगह एक बार 3/4 डाल के देखो, तो 4 इंटू 3/4 का स्क्वायर माइनस, बेटा ये क्या हो जाएगा 3/4 k+1 प्लस ए की जगह आपने क्या लिख दिया, प्लस k² बाय 2 है, ए की जगह -k² बाय 2 लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब बेटा इससे हुआ क्या, ये दोनों तो हो गए जन्नत में। बेटा ये क्या हो जाएगा अब, 3 का स्क्वायर 9, 9/4 -3/4 k -3/4 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या आ रहा है, 3/4 k इज इक्वल टू 9 - 3 इज 6, 6/4। तो बेटा k की वैल्यू आपके सीधी सीधी 2 आ जाएगी। एंड वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ k,
यू कैन डेफिनेटली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा ए आपके पास आ रहा है -2, के और ए दोनों आ गए हमारे पास। अच्छा जी, अब जब ये कहानी भी हो गई, अगला सवाल जरा इसका देखते हैं क्या है। अगला पार्ट आई मीन, given instead that a is equal to -7/2, find the values of k for which the line is tangent to the curve। चलो चलो चलो, अब जरा चेक करते हैं। लाइन की अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस -7/2 है। तो बेटा लाइन की इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7/2। सही है बेटा। उसके बाद आपके पास इन्होंने क्या कह दिया है, a की वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विद द लाइन इज टेंजेंट। अब कर्व तो हमारा वही रहेगा 4x² माइनस kx प्लस k²/2। चलो भाई यही है। अब दोनों को कह रहे हैं ये टेंजेंट है ना भाई, लाइन और कर्व, तो इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो b² - 4ac इक्वल टू 0 आएगा भाई। सीधी सी बात है, इसमें और कोई हमारे पास रॉकेट साइंस एज सच है नहीं। तो मैंने क्या हरकत करी, x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 4x² माइनस kx प्लस k²/2। भाई पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, जिंदगी में मुझे आसानी चाहिए अपनी। तो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 8x² माइनस 2kx प्लस k²। ठीक है, ये मुझे बेटा ये रेशो वाली चीज अच्छी नहीं लगती है। तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 2kx माइनस 2x प्लस k² माइनस 7 0। बेटा 8x² माइनस x हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस k² माइनस 7 इक्वल टू 0। सिंस लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, बेटा लाइन जो है टेंजेंट है ना कर्व के साथ, टेंजेंट टू द कर्व, देयरफॉर v² माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। तो बेटा b क्या है हमारे पास, -2k प्लस 2 v² माइनस 4ac की जगह k² माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आ रहा है बेटा 2k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 8 32 k² माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो भाई 4k² प्लस 8k प्लस 4 माइनस 32k², फिर बेटा 32 इंटू 7 224 0। इसके बाद ये क्या बन रही है बेटा कहानी, 28k², बेटा 4 माइनस 32 माइनस 28 होता उधर ले गया, फिर -8k चाहिए प्लस 4 है प्लस -228 इक्वल टू 0। भाई मैं अभी ये ख्वारी नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा काम कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटा आपके पास k की वैल्यूज क्या आ रही हैं, डायरेक्ट में बेटा काम चोरी, कैलकुलेटर जिंदाबाद, मेन्यू ए, पॉलिनोमियल 2, डिग्री 2। बेटा हमारे पास क्या है, 28 है, फिर -8 है, -2 to 8 है। बेटा के की एक वैल्यू 3 आ रही है और एक -19/7 आ रही है। तो बेटा यहाँ पे आपने के की दो वैल्यूज निकाल के लिख दी। आई एम श्योर यहाँ तक भी किसी भी बच्चे को बेटा कोई मसला एज सच नहीं आ रहा होगा। फिर उसके बाद ये लोग क्या कह रहे हैं भाई, बी हो गया 6। क्वेश्चन 6 में क्या हो रहा है,
आपके पास बेटा एक कर्व है और एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, कर्व है y इज इक्वल टू 5 रूट x। आई होप यहाँ पे डिस्गाइज क्वाड्रेटिक ही लग रही हो। द लाइन एंड कर्व शोज दिस, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। मजे की बात, वी डोंट हैव दीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बेटा, वी नीड टू इवैल्यूएट दीज पॉइंट्स। अच्छा, हाउ कैन वी इवैल्यूएट दीज पॉइंट्स? इन पॉइंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए वी नीड टू इक्वेट बोथ द इक्वेशंस। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 रूट एक्स, 5 रूट एक्स। बेटा ये हो जाएगा 2x माइनस 5 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने क्या कह दिया बेटा, लेट ए बी इक्वल टू रूट एक्स, सो दिस बिकम्स व्हाट, 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0। बेटा 2 टू जा 4 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। 2a a माइनस 2 माइनस 1 a माइनस 2 0। बेटा a की एक वैल्यू आ रही होगी हाफ और एक वैल्यू आ रही होगी 2। अब बात ये, मुझे a तो नहीं चाहिए, मुझे तो x चाहिए। तो बेटा आपने क्या करा, एक बार रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ और एक बार आपने क्या लिख दिया, रूट एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है 1/4 और एक एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है 4। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट डेफिनेटली 4 हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया 1/4। तो बेटा अब आप लोगों को अगर इसमें एरिया निकालना है, तो बेटा एरिया कैसे निकलेगा मेरा बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, बड़ा एरिया जिसने ज्यादा इनक्लोज करा हुआ है वो तो कर्व ने करा हुआ है, माइनस कर देंगे लाइन से इनक्लोज्ड एरिया। अब दो तरीके हैं, दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके, जिसमें यानी कि बड़ी जिसने एरिया इनक्लोज करा है उसको माइनस जिसने छोटा एरिया इनक्लोज करा है, उस लाइन की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगा दूं। यानी कि मैं अगर बात करूं, ज्यादा एरिया तो कर्व ने सब इनक्लोज करा हुआ है, तो शेड एरिया क्या आएगा, लिमिट क्या है 4 और 1/4। और बेटा कर्व का एरिया क्या है, 5x की पावर हाफ माइनस लाइन ने बेटा क्या है इनक्लोज करे, 2x प्लस 2 डॉट डी एक्स। तो मेरा बच्चा ये क्या हो जाएगा, 4 1/4 5 x की पावर हाफ माइनस 2x माइनस 2 डॉट डी एक्स। तो मेरा बच्चा ये क्या आ जाएगा, 5x 3/2 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सही है मेरा बच्चा, 4 1/4, तो ये हो जाएगा बेटा 10/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 4 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ अगले पेज पे भाई, तो पेस्ट नहीं होता यहाँ पे, चलो जाने दो। 10/3, 10/3 4 की पावर 3/2 माइनस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4। माइनस है प्लस है, हाँ माइनस ही है, ठीक है। फिर बेटा आपने लिमिट्स क्या लगानी है, 1/4, 10/3 1/4 की पावर 3/2 माइनस 1/4 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 1/4। तो मेरा बच्चा ये क्या हो जाएगा, 10/3 रूट ऑफ 4 इज 2, 2 का क्यूब इज 8 माइनस 16 माइनस 2 4 जा 8 माइनस 10/3 1/4, यानी कि हो जाएगा 1/2, फिर ये हो जाएगा 1/8 माइनस 1/16 माइनस 1/2। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। यार कैलकुलेटर में लेके बैठना चाहिए।
इस पेपर के बाद लेके बैठ जाऊंगा। 80/3 -16 -8, तो ये आ गया 8/3। सही है। माइनस बेटा 10, 3 8 24 माइनस 1/16 -1/2 -7/48। चलो भाई, मल्टीप्लाइड बाय -1 +8/3। बेटा 45/16 आ रहा है हमारा आंसर, जो कि हम लिख सकते हैं 2.8125। 2.8125, या बल्कि एक काम करते हैं यार, 45/16 ही छोड़ देते हैं। बेटा बेशक चेक कर लेना आप लोग। हाँ वैसे एक बच्चा कह रहा है सर कैन वी राइट। यार अगर आपने बेटा इसको उसमें लिखा होता ना, तो आप इसे खाली लिखते 2.81, 3 सिग्निफिकेंट में आंसर देना होता। सही है बेटा, राफिया आपने सही सवाल पूछा है। लेकिन याद रखना पेपर कर रहे हो तो बेटा या तो सारे 2 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट में दो। एक भी बार आपने 3 सिग्निफिकेंट की गलती कर दी तो वो पूरे पेपर में से सिर्फ और सिर्फ एक नंबर कट करते हैं, पूरे पेपर में से, हर सवाल में से नहीं, पूरे पेपर में से। तो एक भी बार 3 सिग्निफिकेंट की गलती नहीं करना, एक नंबर कट जाएगा फजूल का। चलो अब मैं बेटा सवाल आगे कर रहा हूँ। खैर, द डायग्राम शोज द सेक्टर ओ बी ए सी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है भाई, ओ बी ए सी सर्कल है जिसका सेंटर है हमारा सीधा सीधा ओ। ओके चलो बातें हैं, सुनते हैं हम लोग। रेडियस 10 है, ठीक है जी, ये 10 है हमारे पास। आगे, द पॉइंट पी lies on OC such that BP is perpendicular to OC। ठीक है जी। AOC π/6 है, ठीक है जी। एंड द लेंथ ऑफ द आर्क AB इज 2। इतनी सी लेंथ बेटा 2 है। अब मैं थोड़ा सा सोचता हूं कि भाई AOB क्या होगा, AOB का एंगल। अब AOB का तो मैं एंगल कैसे निकालूं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इन्होंने BOC पूरा एंगल मांग लिया। अब अगर ये मुझे एंगल BOC चाहिए, तो ये तो थोड़ी अजीब सी बात है कि BOC हम निकालें तो निकालें किस तरह। थोड़ा सा सोचना होगा बेटा हमें। गाइस किसी के जहन में कोई बात आती है? आई गेस नहीं आती है। आती है तो बताओ। प्रॉब्लम इज कि ये वाला एंगल और ये, तो बेटा मैं एक काम कर सकता हूं बड़ा छोटा सा। लिसन गाइस, मैं इस सेक्टर को क्या कंसिडर कर सकता हूं? ये भी तो एक एंगल है ना यार, है ना बेटा? तो मैं कंसिडरिंग द स्मॉल सेक्टर ओ ए बी, कंसिडरिंग सेक्टर ओ ए बी, सेक्टर ओ ए बी, एस इज इक्वल टू आर थीटा। बेटा आर्क लेंथ क्या है, 2 है, आर क्या है, 10 है। तो बेटा आपके थीटा क्या आ गया? थीटा आ गया 0.2 रेडियन। सही है बेटा, 0.2 रेडियन याद रखिएगा। अब बेटा अगर बीओसी की मैं बात करूं, बीओसी, अगर बेटा ये है 0.2, तो बीओसी क्या हो जाएगा? π/6 प्लस 0.2। बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एग्जैक्ट उसमें, लेकिन मैं अगर चाहूं तो π/6 प्लस 0.2। ओके, 0.72724 रेडियंस। सही है बेटा। वैसे आप आगे कैलकुलेशन में एग्जैक्ट ही यूज करना आंसर ना। चले अब हम जरा आगे देखते हैं बेटा, शायद हमारे पास और कोई मुश्किल पार्ट आ जाए इसका। अब इन्होंने क्या कह दिया है कि भाई हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बीपीसी। बीपीसी,
चलो भाई ये वाला एरिया चाहिए। यार बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है गाइस, लिसन। आपके पास पूरे सेक्टर का एरिया निकल सकता है, पूरा एंगल आ गया, रेडियस है 10, तो कंसिडर एरिया ऑफ ओ बी सी, सेक्टर ओबीसी, एरिया ऑफ सेक्टर ओबीसी हाफ आर स्क्वायर, थीटा की जगह मैं बेटा पूरी वैल्यू रख रहा हूँ, पाई/6 प्लस 0.2, क्योंकि मैं बेटा 3 सिग्निफिकेंट में हमें आंसर भी देना है ना यार। तो पाई/6 प्लस 0.2 तो आई गेस निकला हुआ है हमारे कैलकुलेटर में ना, निकला हुआ है, इनटू 100 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है बेटा 36.18। मैं बेटा अभी फाइनल आंसर 3 में लिखूंगा, लेकिन अभी तो मैं 4 तक लेके चल रहा हूँ, 4 सिग्निफिकेंट तक। 36.18, 36.18 यूनिट स्क्वायर। अब एक काम करते हैं बेटा, जब हमारे पास पूरे सेक्टर का एरिया आ गया है, इसमें से मैं बेटा इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं। भाई मेरे पास ये एंगल है, ये लेंथ है, क्या मैं बेटा ये दोनों लेंथ ही निकाल सकता हूँ? डेफिनेटली एंड निकाल सकता हूँ। फिर हाफ बेस इनटू हाइट कर दूं मैं, या मैं अगर चाहूँ ये लेंथ है, ये लेंथ निकाल के बीच का एंगल है, तो हाफ ए बी साइन सी से भी एरिया निकाल सकता हूँ मैं। तो इसमें आज सच कोई मसला आना नहीं चाहिए हमारे पास। सही है, तो मैं क्या करूंगा, कंसिडरिंग ट्राइंगल OBP, OBP, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बेटा साइन 5/6 प्लस 0.2 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या हमारी BP, हाइपोटेन्यूज क्या है 10 है। बेटा मैंने ये देखो ना, ये ट्राइंगल कंसिडर करा, सही है। अच्छा फिर मैं बेटा ये भी कर सकता हूँ कॉस OP, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 5/6 प्लस 0.2 OP अपॉन 10। बेटा BP भी आ जाएगा और OP भी आ जाएगा। BP अगर हमें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, वही वाली बात, साइन 5/6 प्लस 0.2, ये पूरा एंगल है, मल्टीप्लाइड बाई 10, ये क्या आ रहा है बेटा BP 6.621। OP क्या हो जाएगा बेटा, कॉस पाई/6 प्लस 0.2 इंटू 10, 7.49। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अब आप निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू 6.621 इंटू 7.494, तो बेटा ये क्या आ रहा है, इंटू 6.621 डिवाइड बाई 2, तो 24.81। बेटा शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दूं मैं, किन दोनों को, इन दोनों को, शेड एरिया आ जाएगा। तो बेटा हमने क्या करा, शेड एरिया इज इक्वल टू 36.18 माइनस 24.81, 34.18 माइनस आंसर 9.37। बेटा आपने सीधा सीधा शेड एरिया लिख दिया 9.37 3 सिग्निफिकेंट में, चलो आंसर हो गया। अब बेटा उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ सर्कल का। आई गेस मैंने गलती करी है, मैंने क्या लिखा है वो मुझे देखने दो।
36.18 ये, थैंक यू बेटा। 36.18 बेटा, मैं एक काम करता हूँ, मैं कैलकुलेटर लेके आ रहा हूँ। 24.81। ये खुली बात है, ये वैसे थोड़ा सा स्लो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, होता है। 11.37 है बेटा, मैं इसे 11.4 लिख दूंगा। सही है, हाँ सही है। तो अब बेटा इस पूरे पेपर में, मई जून 2022 पेपर 1-2 के अंदर मैंने अभी तक ये 7 क्वेश्चन करे और हमें बेटा ऐसे जितना टाइम भी नहीं लगा है। चले बेटा, कैलकुलेटर आ गया, अब मैं आराम से करता हूँ सवालात। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बेटा ये अपनी एक जनरलाइज पॉइंट फॉर्म है, सही है। खैर पहले तो मैं इसको देख लेता हूँ। द पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल, ठीक है भाई, ये दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बेटा अगर दो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, और हम लोग यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आराम से बना सकते हैं। एक बार आपने एक्स वाई की जगह 1 1 डाला, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस 12 0। सही है। फिर एक बार क्या हो गई, -6 का, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 2 प्लस बी इंटू -6 माइनस 12 0। तो बेटा ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। तो बेटा ए क्या आ गया, 10 माइनस बी, ए आ गया 10 माइनस बी। फिर उसके बाद 4 प्लस 36 प्लस 2a माइनस 6b माइनस 12 0। 4 प्लस 36 40, 40 माइनस 12 28। 2a की जगह 10 माइनस b माइनस 6b प्लस 28 0। 20 माइनस 2b माइनस 6b प्लस 28 0। 8b is equal to 48, v is equal to 6। अब बेटा a क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 माइनस 6, ए आ गया 4। बेटा ए और बी इन्होंने मालूम करने को कहा था, आपने ए और बी मालूम कर लिया। एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। बेटा याद करें, आपके पास एक जनरलाइज फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के दो तरीके थे। एक तरीका था, मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए। एक तो तरीका होता था x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस और प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक ये तरीका था। एक तरीका क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस c इक्वल टू 0। और जब भी आप इस तरह से लिखते थे तो सेंटर क्या होता था हमारा, सेंटर होता था हमारा a कॉमा बी। याद है आप लोगों को बेटा? तो अब अगर मैं इसी चीज को देखूं बहुत गौर से, हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 प्लस 4a 4x प्लस 6y माइनस 12। याद है बेटा मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरीके से भी लिखना सिखाई थी। तो मैं अगर चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 12 0। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं माइनस लिख रहा हूँ तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, माइनस में होंगे तभी तो प्लस बनेगा बीच में। तो हमारे पास सेंटर क्या हो गया सर्कल का बेटा, -2 कॉमा -3। सेंटर ऑफ सर्कल भी आ गया। सही है। अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं आ रहा है तो मैं एक चीज दिखा भी सकता हूँ दोबारा से, ताकि आप लोगों के जहन में ये चीज
पूरे तरीके से इम्प्रिंट हो जाए। आप लोग ये बुक्स के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, हर जगह पे ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। मैं फिर भी दिखाना चाहूंगा ताकि बच्चे को किसी को भी कोई मसला ना आए। मैंने अपने लेक्चर्स में ये सारी चीजें बेटा इनकलकेट कर दी थी। इंटीग्रेटेड है। आप लोग अगर अपनी ड्राइव्स में देखेंगे ना दोबारा से, या मेरे वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, उसमें आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा मिल जाएगा आराम से। हो गई यार दूसरी फॉर्म, ये रही। जब भी इस तरह से होता है, मैंने ये वाली फॉर्म पूरी प्रूफ करके दिखाई थी यहाँ पे डिराइव करके कि ऑल्टरनेट मेथड क्या है हमारा। ठीक है, आप लोग बाद में जब देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हो। ठीक है, और ये प्लस सी होता है। अब अगर फर्ज करो हमें चाहिए आर, आर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। आर क्या होता था वो भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, अगर मुझे इस केस में बेटा यहाँ पे, लेकिन ए और बी सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, सही है। ये ऊपर के ए और बी तो ऐसी वेरिएबल्स हैं। अब खैर, अगर मुझे फर्ज करें बेटा रेडियस चाहिए इसी सर्कल का, वैसे मांगा नहीं है बट फिर भी मुझे एक होता है क्या, मैं निकाल लूं, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर माइनस -12। क्योंकि बेटा सवाल देखें क्या था, यहाँ पे प्लस ही होता है ना, लेकिन यहाँ पे -12 लिखा हुआ है। तो मैंने क्या करा बेटा, -12 को कंसिडर करना है। सही है बेटा, कोई मसला नहीं है किसी को यहाँ तक। तो मैंने यही चीज पूरी करके दिखा दी कि भाई यहाँ पे आर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। तो बेटा आपके सी यहाँ पे क्या था, -12 था। सही है, तो हमने ये बड़े आराम से रेडियस भी निकाल लेना है। यानी कि रेडियस क्या आ जाएगा भाई, 4 + 9 + 12, 25, और रेडियस आ गया हमारे पास सीधा सीधा 5। मांगा नहीं है लेकिन पता नहीं आगे कहीं ना मांग ले। ये मैंने इसलिए करके दिखा दिया ताकि आप लोग को वैसी टॉपिक के एतबार से तैयारी हो। सिर्फ क्वेश्चन तो नहीं करने ना पेपर में, ये थोड़ी आएंगे आपके। अब क्या बात हो रही है जरा सुनते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए, गिविंग योर आंसर इन दिस फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए एट पॉइंट ए। भाई सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है, -2 -3, -2 -3। पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट ए क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 1। ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए हमें, ये टेंजेंट है। अब बेटा अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करूं, मैं क्या बेटा इस सेंटर को सी कह दूं, ए सी का ग्रेडियंट मैं निकाल सकता हूँ, एम ऑफ ए सी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो हो जाएगा बेटा 4/3। ये हमारे पास आ गया बेटा ए सी का ग्रेडियंट। तो बेटा ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -3/4। एम ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, -3/4, क्योंकि परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए ना हमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बेटा 4y - 4 -3x + 3, 4y + 3x इज इक्वल टू 7। 4y + 3x इज इक्वल टू 7। ये आपका आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का भी। चले भाई अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा है। बेटा इन क्वेश्चन नंबर 9, बस यही है ना बेटा आपका, 9 पे ही आते हैं अब हम लोग। 9 में क्या हो रहा है, आपके पास एक कर्व की इक्वेशन दे दी है, ठीक है। dy/dx और d²y/dx² मांगा है। तो भाई अगर dy/dx चाहिए तो d/dx ले लो दोनों साइड पे। d/dx ऑफ 3x + 1 -4 3x + 1 रेज़ टू पावर हाफ। तो बेटा dy/dx क्या आ गया, 3 -
4/2 3x plus 1 रेस्ट पावर -12 इंटू 3, पावर पीछे पावर में से -1। ठीक है भाई, तो dy/dx क्या हो रहा है हमारे पास 3 माइनस, जन्नत में गया ना बेटा ये, सही है, 2 बचा, 2 3 6, 3x प्लस 1 रेस्ट पावर -12। तो आप बेटा dy/dx के एक्सप्रेशन को क्या लिख देंगे, 3 माइनस 6 अपॉन √3x प्लस 1। अच्छा, अब अगर मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए तो मैं दोबारा से dy/dx ले लूंगा, किसका, dy/dx का, dy/dx ऑफ 3 माइनस 6 3x माइनस 1 रेज़ टू पावर -12। तो बेटा डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, d² अपॉन dx²। कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव बेटा 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -6 इंटू -12 3x माइनस 1 रेज़ टू पावर -3/2 इंटू 3। सही है, ये दोनों बेटा गए जन्नत में, 3 बचा, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया 9, 3x माइनस 1 रेज़ टू पावर -3/2 आ गया। सही है, तो बेटा मैं अगर चाहूं तो इज्जत से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9/3x माइनस 1 रेज़ टू पावर 3/2। चलो भाई, ये भी आ गए हम लोग, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व एंड डिटरमिन इट्स नेचर। बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट चाहिए तो वहां पे dy/dx 0 होता है। एट स्टेशनरी पॉइंट dy/dx इक्वल टू 0। बेटा आपने क्या कर दिया, 3 माइनस 6 ओवर √3x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा 6 अपॉन √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सही है बेटा, तो ये अब हम लोग क्या कर लेंगे, 6/3 इज इक्वल टू √3x प्लस 1। तो बेटा ये हो जाएगा 2 √3x प्लस 1। बेटा वी कैन स्क्वायर बोथ द साइड्स, जन्नत जन्नत, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, अच्छा अब बेटा ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। बेटा 3x विल बी इक्वल टू 3, x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ गया बेटा, टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आया, y कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 -4 इंटू 3 रेज़ टू पावर हाफ। 3 1 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2। तो बेटा 4 माइनस 8 इज -4। तो बेटा जो आपके स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 1 -4, टर्निंग पॉइंट क्या आ गया, 1 कॉमा -4। टर्निंग पॉइंट मांगा था इन्होंने एक, तो फिर नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट मांगी है ना, तो बेटा डबल डेरिवेटिव का मैं एक्सप्रेशन देखूंगा, d² अपॉन dx², 9/3x माइनस 1 डिवाइड बाय 3/2। बेटा 1 है ना, टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3, 1 -1 रेज़ टू पावर 3/2, तो आ जाएगा बेटा 9, 3 माइनस 1 2, 2 का रूट 2 की पावर 3/2, तो जाएगा बेटा 9 अपॉन 2√2। पॉजिटिव में ही आ रहा है ना। अब बेटा अगर पॉजिटिव में आ रहा है हमारे पास कोई भी टर्निंग पॉइंट, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही बात कहते हैं कि भाई ये जो है हमारे पास 3 1 3, 3 माइनस 1 2, सही है 2। तो बेटा अब यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कह दूँ, सिंस d² अपॉन dx² is greater than 0, therefore dp is
पॉजिटिव है तो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट। अब बेटा 10 और 11, चलो देखते हैं बेटा 10 में क्या हो रहा है। 10 में हमारे पास एक रेसिप्रोकेटिव इक्वेशंस हैं भाई। y इज इक्वल टू 2x+1 डिवाइड बाई 2x-1। गुड। बेटा ये 2x-1 है ना डिनोमिनेटर में, तो एसिम्प्टोट कहाँ पे बनेगा? जब भी डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू हाफ पे। दिस मीन्स कि भाई यहाँ पे जो एसिम्प्टोट बन रहा है ना, वो आ रहा है हमारा x की वैल्यू हाफ पे, एसिम्प्टोट है हमारा। अब ये क्या कह रहे हैं, और वर्टिकल एसिम्प्टोट कहाँ पे बन रहा है बेटा? 1 पे। वर्टिकल एसिम्प्टोट आ रहा है 1 पे। अब बच्चे कहते हैं ये कैसे आ रहा है? अरे भाई आप यहाँ पे इन्फिनिटी डाल के देख लो ना। 2x+1 डिवाइड बाय 2x-1 है ना, x की जगह इन्फिनिटी डाल दो। 2∞+1 डिवाइड बाय 2∞-1। इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस कर दो वही रहता है। तो 2∞+1 अपॉन 2∞, जन्नत तो खाली 1 बच रहा होगा आपके पास। सही है। अब बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सही है। अब +1 पे आ गया, इन्होंने क्या कह दिया है? The diagram shows the part of the curve y is equal to f of x. State the domain of f inverse. भाई domain of f inverse चाहिए, तो बेटा जो रेंज होगी हमारी f of x की, वही डोमेन होगी। अब अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं बेटा, ये पूरे ग्राफ की अगर मैं रेंज की बात करूं, ये तो बेटा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये नीचे आके माइनस इन्फिनिटी तक आ रहा है। यानी कि इसकी जो रेंज है वो क्या है? ऑल रियल वैल्यूज है। इसकी रेंज क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। जब इसकी रेंज ऑल रियल वैल्यूज है, तो बेटा उसकी डोमेन क्या हो जाएगी एफ इनवर्स की? वो भी ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स की रेंज क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। तो बेटा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगी? एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स। तो बेटा ये क्या आ रहा है? वाई इज इक्वल टू 2x+1 डिवाइड बाय 2x-1। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 2xy-y इज इक्वल टू 2x+1। बेटा 2xy-2x इज इक्वल टू y+1। x कॉमन ले लेते हैं, 2y-2 y+1। तो x क्या आ गया बेटा? y+1 अपॉन 2y-2। तो बेटा इसका इनवर्स क्या आ जाएगा? f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x+1 अपॉन 2x-2। बेटा इसका एफ इनवर्स का एक्सप्रेशन भी आ गया। सही है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी एफ इनवर्स ऑफ 3। जी एफ इनवर्स ऑफ 3, तो पहले तो भाई मुझे निकालना पड़ेगा एफ इनवर्स ऑफ 3। एफ इनवर्स ऑफ 3 क्या है? 3+1 अपॉन 2 × 3 - 2। तो 3+1 4 है, 2 3 6, 6-2 is 4। तो बेटा ये आ गया 1। तो अब अगर मुझे चाहिए जी एफ इनवर्स ऑफ 3, 1 आना चाहिए। 1 डाल दूं मैं बेटा जी ऑफ एक्स में, यानी कि 1 का स्क्वायर +4। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? सीधा सीधा 5। ना जगह इतनी कम क्यों दी है, समझ से बाहर है। जी एफ इनवर्स ऑफ 3 इज बेसिकली इक्वल टू 5। बहुत कम जगह दी। सही है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया? एक्सप्लेन वाई जी इनवर्स ऑफ एक्स कैन नॉट बी फाउंड। अरे भाई बात सुनो, ये x² + 4 का ग्राफ है। x² + 4 का ग्राफ का मतलब क्या है? कुछ ऐसा है फॉर ऑल रियल वैल्यूज है क्योंकि। तो बेटा अगर ये फॉर ऑल रियल वैल्यूज है, तो ये मेनी टू वन फंक्शन होगा, और मेनी टू वन का बेटा कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ अगर ये फर्ज करो इसकी डोमेन कर देते >0, ये वाला हिस्सा से बनाते, तो आप कहते हैं हाँ भाई 1 to 1 है।
सही है, तो आप लोग क्या कह देंगे, फॉर द गिवन डोमेन, पूरी स्टेटमेंट लिखना, फॉर द गिवन डोमेन g of x is not a one-to-one function. One-to-one function. Therefore, its inverse cannot be found. क्योंकि बेटा इनवर्स तो सिर्फ वन टू वन फंक्शंस के निकलते हैं। अब इन्होंने क्या कह दिया है, पार्ट ई भी जरा देख लो भाई। शो दैट 1 + 2/2x - 1 can be expressed as this, and hence find the area of the triangle enclosed by the tangent to the curve y is equal to x। अच्छा चलो वो पहले मैं बाद में देखता हूँ, पहले तो ये शो करके दिखाओ भाई। 1 + 2/2x - 1 को आपने इसके बराबर रखना है, तो भाई ये क्या बन जाएगा, 2x - 2 + 2, सॉरी ये -1 है, ये गलती हो गई, -1 अपॉन 2x - 1। तो बेटा ये क्या चीज आ गई है, 2x + 1 2x - 1। यही आपने प्रूफ करना था, कर दिया। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, hence find the area of the triangle enclosed by the tangent to the curve at y is equal to f of x at the point where x is equal to 1। x is equal to 1 पे बेटा टेंजेंट जो बन रहा है, कर्व पे x is equal to 1 पे जो टेंजेंट बन रहा है वो हमारे पास कुछ ये बन गया बेटा, x is equal to 1 का टेंजेंट। सही है। अब मसला क्या है, अभी कह रहे हैं इसका x एक्सिस और y एक्सिस के साथ जो पॉइंट आएगा ना उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। अब ये जाके यहाँ पे कहीं पे टकरा रहा होगा, ये ट्राइंगल का एरिया मांग रहे हैं लोग। अब मसला मेरे लिए बहुत अजीब सा है, क्योंकि देखो इन्होंने मांगा क्या है, टेंजेंट टू द कर्व y is equal to f of x at the point x is equal to 1 and x axis and y axis। अब मैं पहले तो बेटा क्या करूंगा, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा f of x को। अच्छा अब अगर मैं बेटा टेंजेंट का ग्रेड निकालने के लिए, मसला ये है कि मैंने ऐसे एक्सप्रेशन की तो डिफरेंशिएशन अभी तक आप लोगों को पढ़ा ही नहीं है, एएस के अंदर A2 में है, अभी नहीं है। अलबत्ता ऐसे एक्सप्रेशन को तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये दोनों चीजें आप अभी हमने प्रूव करा है कि क्या है, ये बराबर है। तो मैं एफ ऑफ एक्स की बेटा कौन सी वाली फॉर्म ले लूंगा, ये वाली, 1 + 2 2x - 1 ये वाली फॉर्म ले ली। तो बेटा मैं अगर इसका ग्रेडियंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करूं, दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स ले लिया मैंने, तो जैसे ही मैंने बेटा इसका डेरिवेटिव लिया तो एफ प्राइम ऑफ एक्स, डेरिवेटिव प्राइम से आता है बेटा 1 का डेरिवेटिव 0, नॉर्मल डिफरेंशिएशन -2 2x - 1 - 2 मल्टीप्लाइड बाय मजीद 2। तो बेटा ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ रहा है, -4/2x - 1 होल स्क्वायर। बेटा m एट x इज इक्वल टू 1 अगर मुझे चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, f प्राइम ऑफ 1 -4 2 1 -1 होल स्क्वायर, तो आ जाएगा -4/1। तो बेटा ग्रेडियंट क्या आ रहा है, -4 आ रहा है टेंजेंट का, ठीक है। अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर बात करूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओ भाई यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है ना, 1 पे, तो y कोऑर्डिनेट तो 3 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, y - y1 m x - x1, क्योंकि बेटा हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, 1, 3 है। चलो भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई हमारी, y - 3 -4x + 4, तो बेटा y + 4x इज इक्वल टू 7। अच्छा अब ये जब x एक्सिस और y एक्सिस से मीट करेगा, सही है, तो x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एट x एक्सिस
y विल बी इक्वल टू 0। तो बेटा 4x विल बी इक्वल टू 7। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 7/4। तो बेटा एक पॉइंट हमारा क्या आ गया है 7/4, 0। अच्छा जब ये एट वाई एक्सिस पे जब ये मीट करेगा तो उस वक्त बेटा क्या होगा x 0 होता है। तो x 0 है तो क्या हो गया भाई y +4 × 0 = 7। तो y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 7 आ गया। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 0, 7। तो अब टेक्निकली गेम कुछ इस तरह का है कि ये जो टेंजेंट है ना ये पॉइंट हमारा 7/4 और ये पॉइंट है हमारा 7। तो इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। बेस क्या हो गई 7/4, हाइट क्या हो गई 7 हो गई। तो बेटा आपका एरिया क्या आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा ये हो जाएगा 49/8 यूनिट स्क्वायर। आई एम श्योर यही आंसर होगा। ठीक है। अच्छा बेटा ये ले तस्वीर ले लें अब आप। चलें अब अगले सवाल पे आ रहा हूं मैं। द फंक्शन f is given by this। ठीक है जी। given that k is equal to 3 find the exact solution of the equation f of x is equal to 0। चलो भाई एग्जैक्ट सोल्यूशन चाहिए ना हमें। तो अब f of x क्या हो जाएगा 4 cos 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -3। अच्छा इसको इक्वल टू 0 रखा है। मैं कहता हूँ लेट ए बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हो जाएगा बेटा 4a² प्लस a -3। डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा। अब 4 3 = 12 होता है। तो 12 कैसे आता है 4a - 3a। ठीक है बेटा ये भी 12 ही आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यार 4a कॉमन a+1 -3a कॉमन a+1। तो बेटा a की एक वैल्यू आई है -1 और एक वैल्यू आई है 3/4। सही है। अब बेटा 3/4 आ गई और एक वैल्यू आ गई -1। अब जब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं तो ये ए की नहीं है कॉस स्क्वायर की है। देखो अगर मैं लिखता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। लेकिन हम लोग एक बात ये लिखें अगर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 तो बेटा आपके पास कॉस एक्स क्या आएगा ±√3/2। पहले आप निकाल लेंगे बेसिक एंगल कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। बेटा रेडियन में कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री इज बेसिकली व्हाट π/6। तो बेटा प्लस माइनस दोनों है चारों कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो बेटा चारों कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है जी। अब x क्या आ रहा है π/6 5 π/6 7 π/6 11 π/6। तो बेटा आपके पास ये वैल्यू सारी आ गई। इन्होंने यही मांगा था कि भाई एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालो। अब बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन जो आपके पास यही आ रहे हैं जो मैंने आपके आगे निकाल के दिखा भी दिए हैं। किसी को कोई मसला नहीं है इसकी तो नहीं तस्वीर लेनी बेटा आप लोगों को। ये तो सिंपल है 5 नंबर दिए हैं लेकिन इसके। अब इन्होंने क्या कह दिया यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू शो दैट व्हेन k is greater than 5 and the equation f of x is equal to 0 has no solutions। अब बेटा नो सॉल्यूशंस का क्या मतलब है कि अभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे k की वैल्यू 4x की पावर 4 सॉरी 4 cos 4x की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बेटा ग्रेटर देन 5 मैं अगर फर्ज करो k ले लूं
ये शो करना है ना माइनस के। अब बेटा अगर नो सोल्यूशन है और इन्होंने खुद का एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से शो करो कि भाई नो सोल्यूशन कब होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमें सुकून से देखना होगा। अब बेटा हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सही है ना बेटा। तो cos x cos स्क्वायर एक्स चलो लिख देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है हमारा 4, सी क्या है माइनस के अपॉन 2 into 4। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 16 के अपॉन 8। सही है बेटा। अब बात पता है क्या है, हमें इतना पता है कि यार ये इसके अगर नो रूट्स आ रहे हैं हमारे पास, नो रूट्स, तो इसका नो रूट्स का मतलब क्या है कि भाई ये 20 का -4 AC कॉस स्क्वायर की वैल्यूज है ना। बेटा पहली बात तो ये नो सोल्यूशन कह दिया इन्होंने। नो सोल्यूशन बेटा कब कब हो सकता है, देखो कॉस की हमारी वैल्यू यानी कि नेगेटिव ना हो, ये जो पूरा हमारा सॉल्व हो रहा है ना, ये नेगेटिव में ना आए, यानी कि ये आ जाए ग्रेटर देन 1। सही है। अच्छा फिर ग्रेटर देन, सॉरी 1 नहीं मुझे कहना चाहिए, आपको पॉजिटिव में आए, नेगेटिव में नहीं आए, ये वाली चीज ना, ये चीज नेगेटिव में ना आ रही हो। क्लियर है बेटा ये बात। वरना तो बेटा आपके पास रूट ही आपका नेगेटिव और रूट नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मानते हैं बात। अच्छा फिर उसके बाद बेटा हमें पता है यार कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो सकता है या ग्रेटर देन 1 हो सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने क्या करा, एक बार कॉस स्क्वायर एक्स जो हमारा ये है, सही है, इसमें आप एक बार बेटा 5 डाल के देखो के की जगह, क्योंकि उन्होंने कहा है ना, यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू शो दैट व्हेन के इज ग्रेटर देन 5 द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कह दिए, तो एक बार आप के की जगह 5 डाल के देख लो। सही है। तो चेक करते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 16 इंटू 5/8। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, 81। 81 का रूट 9 होता है, प्लस माइनस 9 8, यानी कि ये क्या आ रहा है बेटा 8/8 विच इज 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। कहाँ पे, जब बेटा आपने क्या हरकत करी, के की जगह 5 रखा, के की जगह 5, लेकिन इन्होंने कहा है बेटा ग्रेटर देन पे ना, तो चलो आपने तब तो कह दिया ठीक है भाई, कॉस स्क्वायर एक्स जब 1 है तब हो रहा है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 1 हुआ, तो बेटा आपने फौरन से क्या कह दिया कि भाई हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, सिंस, सॉरी बल्कि मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, इफ के इज ग्रेटर देन 5, बेटा अगर के ग्रेटर देन 5 हुआ तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये 16, ये हमारे पास जो कॉस स्क्वायर एक्स से ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इफ के इज ग्रेटर देन 5, एक काम करो 6 डाल के देख लो, के इज इक्वल टू 6, तो ये क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 16 इंटू 6 अपॉन 8। 16 इंटू 6 प्लस 1, 97। ये कॉस स्क्वायर एक्स 97 का रूट -1 अच्छा एक छोटी सी मैंने शायद गलती करी है, आप मुझे प्लस माइनस करना था, यही बोलूंगी क्या मैंने करा है, दो आंसर आने चाहिए थे ना, एक बार तो 1 है और एक बार क्या आ जाएगा -10/8। सही है। तो नेगेटिव का तो रूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सही है, ये तो रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं।
अच्छा, फिर अगर मैंने यहाँ पे करा प्लस माइनस रूट ऑफ 97/8, तो बेटा ये तो -1 प्लस √97 ही लूंगा खाली मैं 8, तो √97 -1 डिवाइड बाई 8, तो ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा 1.106। इसका अगर मैं रूट लूंगा ना तो भी क्या हो रहा है 1.106, cos 6 क्या आ जाएगा 1.052, और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने यहाँ पे फौरन से क्या बात कह देना ही है, और से सुनिएगा बेटा, फॉर k being greater than 5, for k being greater than 5, cos square x does not exist since the domain, yeah, since the range of cos of x, range of cos x is greater than or equal to -1 but less than or equal to 1 है। इसलिए बेटा 1 से बड़ी वैल्यू आपकी नहीं आ सकती। ठीक है, तो अगर ये cos स्क्वायर हो जाएगा तो हम लोग अगर इसको cos स्क्वायर की तरह देखें, अगर cos स्क्वायर x यानी कि दोनों साइडों को स्क्वायर कर दो तो 1/1, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई एग्जिस्ट कराना है तो आप लोगों को इसको 1 ही के उसमें रखना है, लेकिन ये वाली चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है सच। तो इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखानी होगी। 5 डाला मैंने, सही है, और उससे मैंने एक आंसर निकाला, दूसरा तो एग्जिस्ट करेगा नहीं क्योंकि नेगेटिव का रूट निकलता नहीं है। सही है, तो बस आपने इतना सा काम करके काम हमारा खत्म, और 5 नंबर दे दिया आपको। चलें, अब बेटा यहाँ पे जाके हमारा ये पूरा पेपर खत्म हो गया। अच्छा, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, इस पूरे पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन इन फंक्शन का सवाल ही नहीं है क्या कोई? ये तो बड़ी अजीब सी बात है, हर पेपर में आता है, इस पूरे पेपर में नहीं आया। या तो मैंने कोई सवाल मिस कर दिया। अच्छा, सवाल मिस मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई करा है। लकी स्टूडेंट्स काफी लकी हैं, आया ही नहीं है भाई मई जून 2022 पेपर 1 2 में एक भी सवाल नहीं है। चलें बेटा, अब हम लोग एक और पेपर कर लेते हैं।